Filmy Flashback with Dr. Manoj Salpekar. Filmy Flashback with Dr. Manoj Salpekar. जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं जिस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे, कुछ मज़ेदार बातें हम करेंगे, बहुत सी ऐसी बातें जिनसे यादें भी ताज़ा हों और कुछ सीखने को भी हमें मिले। फिल्मी किस्से जो कि आमतौर पर पर्दे पर हम देखते हैं, उनके अलावा यानी कि पर्दे के पीछे की बहुत सी कहानियाँ, यही इस कार्यक्रम का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तानी फिल्मों से, यानी कि हिंदुस्तान में फिल्में जब से बनने लगी तब से। पहली फुल लेंथ हिंदी फिल्म जो हिंदुस्तान में बनी, उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्मों का ज़माना था। बोलचाल की फिल्में नहीं बना करती थी, आवाज़ नहीं रहा करती थी। मूक फिल्म पहली फुल लेंथ राजा हरिश्चंद्र जिसे बनाई थी दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के जो कि बेसिकली एक चित्रकार थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी कि जमशेद जी जीजा भॉय स्कूल ऑफ आर्ट्स, 1893 में दादा साहब फाल्के ने वहाँ से डिग्री हासिल की। और वे चित्रकार तो थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया और शूटिंग में, कैमरे में अपना इंटरेस्ट डेवलप करके ऐसे मकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि अब एक फ़िल्म बनाई जाए। और उनके दिमाग में एक विषय आया, वो था राजा हरिश्चंद्र का, जिसके ऊपर बहुत सारे नाटक पहले उन्होंने देखे थे। उस समय नाटक बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन फिल्में बनती ही नहीं थी। भारत में फिल्म बने इसकी कोई कल्पना भी उस समय नहीं कर सकता था। तो दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर फिल्म बनाने का निश्चय किया और उसके कलाकारों को जोड़ने की कोशिश की। तो दामोदर दत्तात्रेय दाभके नाम के एक अभिनेता थे जो कई नाटकों में काम करते थे, उन्हें राजा हरिश्चंद्र की भूमिका के लिए अनुबंधित किया। अब सवाल आया कि तारामती यानी कि हीरोइन उस फिल्म की कौन रहे। तो ज़माना ऐसा था कि फिल्मों के बारे में एक्सेप्टेंस ही नहीं था, आदमी ही नहीं मिलते थे, तो औरत का यानी कि हीरोइन मिलने का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ऐसे समय बड़े परेशान थे दादा साहब फाल्के, और उस परेशानी में कि कहाँ से किसे हीरोइन लिया जाए, सोच में बैठे एक चाय की टपरी पर बैठे थे। वहाँ पर एक चाय का, उस टपरी पर एक वेटर था। ऐसा नाजुक सा छरहरा बदन था उसका, और उसे देखकर अचानक दादा साहब फाल्के के दिमाग में विचार कौन था कि इस लड़के को अगर हीरोइन बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। और फिर उस लड़के को उन्होंने उस लड़के से बात की। उनका नाम था, यानी उस लड़के का नाम था अन्ना साळुंके। तो अन्ना साळुंके को उन्होंने अपनी फिल्म में हीरोइन के रूप में लेने का निश्चय किया और उनकी फिल्म शुरुआत हुई फिल्म की, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, इस फिल्म में काम करने के लिए लोग कहाँ से लाएंगे, क्योंकि लोगों का भी बड़ा एप्रहेंशन था फिल्म में काम करना। तो उन्होंने एक बात उनके दिमाग में आई कि ये जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रहते हैं, इन्हें पैसे की भी आवश्यकता होती है और ये लोग आसानी से मान जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास था। और इसीलिए उन लोगों को अभिनय करने के लिए उन्होंने फिल्म में बुलाया। अब ये लोग जब फिल्म में काम करेंगे कैसे, जबकि फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि दिन भर फैक्ट्री में काम करते थे और रात को फिल्म की शूटिंग। लेकिन जब रात को जाना है कहीं बाहर, तो कहाँ जाना है, फैक्ट्री में तो दिन भर काम हो चुका है। तब ये लोग घर से निकलते थे ये बताकर कि हम दिन भर तो अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, अब हम हरिश्चंद्र की फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। ऐसा कर कर के इस फिल्म का निर्माण किया दादा साहब फाल्के ने, और 3 मई 1913 को इस फिल्म का पहली बार प्रदर्शन हुआ भारत में। फुल लेंथ फिल्म, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के नाम से, जिसका निर्माण निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। दोस्तों, ये फिल्म जो है
ये फिल्म का एक ट्रेडिशन उसके बाद में धीरे धीरे शुरू हुआ। लंबे अरसे तक मूक फिल्में बनी, उसके बाद 1931 से बोलती फिल्मों का आगाज़ हुआ। और इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फिल्मों के प्रति आकृष्ट हुए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हों फिल्मों के बारे में एप्रहेंशन था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें नफ़रत थी फिल्म से, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फिल्मों की तरफ एक अजूबा की दृष्टि से देखा करते थे, क्योंकि सारा नया नया था। और बहुत सारे लोगों को एक्सेप्टेंस फिल्मों का नहीं था। यहाँ तक कि उस दौर के यानी कि 1944 के दशक में जो हिंदुस्तानी फिल्मों में आए, हिंदुस्तान के जाने माने अभिनेता बाद में कहलाए यूसुफ खान साहब, यानी कि दिलीप कुमार साहब। तो दिलीप कुमार साहब भी, उन्हें भी फिल्मों में काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई सपना नहीं था। वे ऐसे ही फ्लूक में बन गए फिल्म स्टार और हीरो बन गए फिल्म के। तो उनके घर में, यानी कि उनके पिता जो थे गुलाम सरवर खान, जिनका फलों का व्यवसाय था, उनके लिए भी फिल्मों को एक्सेप्ट करना कोई बहुत आसान काम नहीं था। तो उनका बेटा फिल्मों में काम करता था, लेकिन उन्हें कोई उसमें ना दिलचस्पी थी, ना उन्हें पता होता था कि वो क्या कर रहा है और फिल्में होती क्या हैं, इससे भी उन्हें कोई सरोकार नहीं था। नौशाद साहब गुलाम सरवर खान साहब के अच्छे परिचय के थे। तो नौशाद साहब ने एक बार गुलाम सरवर खान साहब, यानी कि यूसुफ खान साहब के पिताश्री से कहा कि आपका बेटा इतना फिल्मों में काम करता है, हिंदुस्तान का जाना माना हीरो बन गया है, उसकी एक तो फिल्म देखिए आप। उन्होंने कहा फिल्म मुझे देखना नहीं, मुझे कुछ समझता नहीं, ना मुझे कुछ शौक़ है। लेकिन नौशाद साहब ने ज़बरदस्ती की तो गुलाम सरवर खान साहब राज़ी हुए। उस समय लगी थी फिल्म मेला, जिसमें दिलीप कुमार साहब और नरगिस जी की भूमिका थी, नौशाद साहब का संगीत था। फिल्म मेला देखने के लिए गुलाम सरवर खान साहब राज़ी हो गए। बड़े मुश्किल से थिएटर में पहुंचे, और थिएटर में देखने के बाद उन्हें बड़ा अजूबा हुआ कि इतने सारे लोग फिल्म को देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अपने बेटे के गुणगान कर रहे हैं। और उनका बेटा जो था, जो कि बड़ा शर्मीला सा माना जाता था, जो कि बड़ा चुपचाप गुमसुम सा रहता था, ज़्यादा बोलता भी नहीं था, फिल्म के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो तो कितनी बातें कर रहा है, वो तो कितना लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहा है, कितना खुल के बात कर रहा है। और तो और हद हो गई, जबकि वो लड़की को प्रपोज भी कर रहा है, उससे प्यार की बातें भी कर रहा है। ये सारा देखकर गुलाम सरवर खान साहब बड़े अचंभे में पड़ गए, और घर आने के बाद अपने बेटे को बुलाया और दिलीप कुमार साहब से, यानी कि यूसुफ से, उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, और तुम जिस लड़की से बात कर रहे थे और जिससे प्यार का इजहार जिसके साथ कर रहे थे, अगर तुम चाहो तो हमें उसे बहू बनाने में कोई एतराज़ नहीं है, और तुम कहो तो हम उसके घर जाकर बात भी करते हैं। दिलीप कुमार साहब बड़े सख्ते में आ गए, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। और उन्हें जब पता चला कि ये फिल्म देखकर आए हैं और फिल्म में नरगिस और दिलीप कुमार साहब का जो कुछ शॉट्स थे, रोमांटिक शॉट्स, उन्हें देखकर हकीकत समझ बैठे उनके पिताश्री। तब दिलीप कुमार साहब ने उन्हें समझाया कि अब्बा, ये फिल्म होती है और फिल्म में हकीकत नहीं होती, फिल्म में सारा दिखावा होता है, फिल्म की बातें हैं, वो एक नाटक होता है, वो सिर्फ एक कहानी है जिसे एक्ट किया जाता है, जिसका अभिनय किया जाता है, हकीकत से उसका कोई संबंध नहीं है। और वो लड़की जो है, नरगिस जी जो है, वो एक अच्छी अभिनेत्री हैं, और उनसे ऐसा कोई भी ताल्लुक़ या निकाह करने का ऐसा कोई भी उनका इरादा नहीं है, वो सिर्फ़ एक अभिनय था। बड़ी मुश्किल से गुलाम सरवर खान साहब माने। तो दोस्तों, वो ज़माना ऐसा था जब लोगों को फ़िल्म के बारे में समझना बड़ा मुश्किल था। फिल्में होती क्या हैं, इसके बारे में ही विश्वास उन्हें नहीं होता था, सारी चीज़ें नई नई थीं। तो फिल्में जो होती हैं, ये हमारे निजी ज़िंदगी से अलग होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये निजी ज़िंदगी हमारी जो है वो फिल्मों में हावी हो जाती है। दिलीप कुमार साहब की हम बात कर रहे थे। एक और किस्सा ही अगर हम दिलीप कुमार साहब का यहाँ पर बताने की कोशिश करें, कि जो दिलीप कुमार साहब कह रहे थे कि ये फिल्म है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है, उन्हीं के साथ बिल्कुल उल्टा एक किस्सा हुआ, और वो हुआ था फिल्म मुग़ल-ए आज़म में। मुग़ल-ए आज़म एक हिस्टोरिक फिल्म, हिंदुस्तान में जितनी फिल्में बनी हैं, पूरी दुनिया में जितनी फिल्में बनी हैं, मुग़ल-ए आज़म उनमें एक अव्वल दर्जे की फिल्म मानी जाती है। काफ़ी लंबा समय भी लगा था इस फिल्म को बनने में। मुग़ल-ए आज़म फिल्म में मधुबाला जी दिलीप कुमार साहब की हीरोइन थी, और
वास्तविक ज़िंदगी में दिलीप कुमार साहब का इश्क हो गया था मधुबाला जी से। तो उनका अफेयर चल रहा था, लेकिन तकलीफ़ ये हो गई कि वे निकाह करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला जी के जो पिता थे, मधुबाला जिनका नाम मुमताज़ था मूल नाम उनका, उनके पिता अताउल्ला खान जो थे वो काफ़ी गरीबी के दिन उन्होंने देखे थे और पैसे की ज़रूरत के कारण उन्होंने मुमताज़ को फिल्मों में लाया था और उनके पैसे के बदौलत वो ऐश करते थे। तो अगर मधुबाला जी का विवाह हो गया तो इनकी तो पैसे की मशीन चली जाएगी, इसलिए अताउल्ला खान तैयार नहीं थे विवाह करने के लिए। और इसे ध्यान में रखते हुए मधुबाला जी भी दिलीप कुमार साहब से निकाह करने के लिए राज़ी नहीं हुई और इस चीज़ का दिलीप कुमार साहब को बहुत मलाल था, बहुत गुस्सा उनके दिमाग में था। फिल्म मुग़ल आज़म में एक सीन ऐसा था जिसमें उन्हें मधुबाला जी को थप्पड़ मारनी है। अब फिल्मों में थप्पड़ जो मारने का सीन होता है आमतौर पे बहुत ही नाटकी होता है, इसमें कोई वाकई कभी भी किसी कलाकार को आमतौर पे थप्पड़ नहीं मारा करते। लेकिन दिलीप कुमार साहब के सामने जब मधुबाला आई तो उनके अंदर का जो गुबार था वो थमाए नहीं थमता और उनकी सारी भावनाएं एकत्रित हुई और वो सारा गुस्सा उनका मधुबाला पर आया और उन्होंने वाकई मधुबाला जी को एक ज़ोरदार करारा तमाचा जड़ दिया। सारे यूनिट के जितने लोग थे बड़े आश्चर्य से देखने लगे, क्या हुआ। दिलीप कुमार साहब को भी जब होश आया तब उन्हें भी इस बात का बड़ा खेद हुआ कि उन्होंने वाकई कुछ गलत किया और फिर बहुत पछतावा भी हुआ उन्हें कि उन्होंने कैसे मधुबाला जी को वाकई झापड़ मार दी, यानी कि हकीकत की जो ज़िंदगी थी वो पर्दे के ज़िंदगी पर आ गई। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि हमारी यानी जो फिल्मी लाइफ है वो हकीकत नहीं है, लेकिन कभी कभी ये कलाकार ही अपने आपे के बाहर होकर उसे पर्दे पर ले आते हैं। दोस्तों, फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा किस्सों के साथ ले जाते रहेगा, मनोरंजन भी आपका करते रहेगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेगा, यानी कि इन्फोटेनमेंट का एक बहुत अच्छा साधन आपके लिए बनेगा और साथ ही कोई एक अच्छा संदेश भी देकर जाएगा। जैसा कि आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रियल लाइफ इज़ नॉट रियल लाइफ। फिल्म पे जो हम देखते हैं, फिल्म के पर्दे पर हम जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होती और हम और आप भी फिल्म देखते समय ये चीज़ ध्यान में रखें। उन चीज़ों से प्रेरणा क्या लेनी है वो हम ले सकते हैं, लेकिन उसे अपने हकीकत की ज़िंदगी में उतारने की कोशिश न करें। दोस्तों, फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर के इस भाग को हम यहीं रोकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस एपिसोड को लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हौसले को निरंतर जान मिलती रहे और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग, आपके यार लोग इसका आनंद उठा सकें। आज का ये भाग जो है यहीं रोकते हैं। आप सबसे विदा लेते हैं उस कार्यक्रम से जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर।